डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 अकाउंटेंसी में जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कौन कौन सा टॉपिक है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा समझना है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो शुरुआत में पार्टनरशिप में हम लोग क्या पढ़े थे, फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। दूसरा नंबर में पढ़े थे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा हम लोग पढ़े थे रिटायरमेंट एंड डेथ, और चौथा फिर अभी आप डिसोल्यूशन की बारी है। उसी में पीएसआर भी पढ़े थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग इन रेशियो। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म उन सबसे क्यों अलग है, ये बात भी आपको समझना है। अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको इसके बारे में ZCA कॉमर्स एकेडमी से लाइव क्लास, तो इसको नहीं कह सकते, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने, हम भेजेंगे इसको। देखिए यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हिंदी में कहते हैं साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी फर्म का समापन या विघटन भी कहते हैं, समापन या विघटन। अब हिंदी में समापन या विघटन लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। पार्टनरशिप जब आप स्टार्ट किए होंगे तो एक चीज जरूर गौर किए होंगे कि पार्टनरशिप में हम लोग सबसे पहले एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, और पार्टनरशिप डीड जब बनाते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, वहां क्या क्या बात लिखा हुआ रहता है, तो ये बात जरूर आप पढ़े होंगे, अगर ध्यान होगा तो आप जरूर इसको सुने होंगे या समझे होंगे कि पार्टनरशिप डीड में सबसे जरूरी क्या है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस, फर्म में लगाए गए पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो, फर्म के पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या प्रोसीजर होगा, कोई नया पार्टनर एंट्री करेगा यानी एडमिट होगा तब क्या प्रोसीजर होगा, जब कोई पार्टनर रिटायर हो या डेथ हो, और क्या प्रोसीजर होगा जब फर्म को बंद करना हो। इसका मतलब ये बात भी वहां लिखा हुआ रहता है कि जब फर्म को बंद करना हो तो क्या प्रोसीजर हम अपनाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, और किन किन परिस्थितियों में। एक क्वेश्चन यहाँ आकर के बनता है कि किन परिस्थितियों में फर्म को बंद किया जाएगा, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जो फर्म को बंद करने के पर विवश कर देगा आपको। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला चीज आप चाहें तो लिख सकते हैं वहां कि इन विच सर्कमस्टेंसेस द फर्म वुड बी डिसॉल्व, किन परिस्थितियों में फर्म को बंद किया जाएगा। तो परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं बताइए, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जी फर्म को बंद करने के लिए। तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं कि बाय म्यूचुअल कंसेंट, नंबर 1 बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल का मतलब आप समझ रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है, आपसी सहमति से। कई बार ABC 3 पार्टनर हैं, मान लीजिए तीनों दोस्त हैं, मिलके व्यापार चला रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इन लोगों का व्यापार जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग चाहते हैं कि अब हम लोग फर्म सेपरेट और अलग अलग चलाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बोले सर कोई भी पार्टनर में अगर बिजनेस किया जाता है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन पार्टनरशिप में यही होता है कि जब पार्टनर्स को नॉलेज कम है, जब पार्टनर्स के पास पूंजी कम है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग 2 4 5 जन मिल जाते हैं और उससे पूंजी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और फर्म को हम फिर चलाते हैं। और जब सभी पार्टनर सीख लेते हैं, नॉलेज हो जाता है, सबके पास एक अच्छा खासा कैपिटल जमा हो जाता है, तब फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, आपसी सहमति से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि नया बिजनेस करने में क्या होता है, रिस्क होता है, और जब आपको नॉलेज हो जाता है तो आपको लगता है कि नहीं अब हम लोग इंडिविजुअली अब अपना अपना बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहां कह सकते हैं आपकी बाय म्यूचुअल कंसेंट आप फर्म को बंद कर सकते हैं। नंबर 2 में क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में हम क्या बात कह सकते हैं, अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन का मतलब क्या होता है बताइए, कि जब कोई पार्टनर फर्म का डिसॉल्व हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी पार्टनर का एसेट्स कम हो जाए और लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए। जैसे ए और बी और सी तीनों मिलके बिजनेस अगर चला रहा है, तीनों का कैपिटल है, एक समय ऐसा आ जाए
कि सी के पास एसेट्स बहुत कम रह जाए और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसी परिस्थिति को हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं, यानी जिसको दिवालिया या सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि आदमी कंगाल हो गया। तो जब उसको कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस परिस्थिति में भी कई बार हम फर्म को क्या करते हैं, बंद करते हैं। इसके अलावे ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी परिस्थिति जो अनिश्चित हो, कभी भी असंभावित घटना कुछ हो सके, है अनसर्टेनिटी हो जाए, जैसे कोई पार्टनर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि जिसके वजह से हमको दुकान बंद करना पड़े। देखिए अभी राष्ट्रपति जब धनबाद में आ रहे थे तो वहां पर बहुत ऐसा शॉप था जो रोड पे चलाया जा रहा था, उसको हटा दिया गया थोड़ी देर के लिए। तो ये कोई जान नहीं रहा था। मान लीजिए कि अगर 2-4 जन मिलकर के व्यापार छोटा मोटा शुरू किया है, चाहे जैसा भी, और अचानक से उसका दुकान वहां से हटा दिया जा रहा है, रोड चौड़ा हो रहा है जिसकी वजह से, और भी कई कारण हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी फर्म को बंद किया जाता है। अनसर्टेन, अनसर्टेनिटीज लिख सकते हैं, अनसर्टेन कंटिंजेंसीज, अनसर्टेन कंटिंजेंसीज में असंभावित कोई घटना घट जाए, ऐसी परिस्थिति में भी फर्म को हम लोग कई बार बंद कर देते हैं। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, नंबर 4 लिख सकते हैं, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट क्यों ऑर्डर करती है बताइए? अगर देखा गया कि अगर ABC कोई ऐसी घटना में संलिप्त है जो समाज के लिए, जो व्यापार के लिए, जो देश के हित में नहीं है, तो कई बार कोर्ट ऑर्डर करती है कि आपको इस तरह का फर्म नहीं चलाना है ना। कोर्ट के पास ऑर्डर है ना जी कि वो किसी भी व्यापार को आगे चलाने की सहमति दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि समाज के लिए, देश के लिए, व्यापार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट का ऑर्डर होता है कि फर्म को क्या कर देना है, बंद कर देना, तो आपको फर्म बंद करना पड़ेगा। ये सारे कारण हो सकते हैं फर्म को बंद करने के। और क्या कारण हो सकते हैं बताइए जी? एक तो म्यूचुअल कंसेंट हो गया, दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया, तीसरा हैपनिंग ऑफ अनसर्टेनिटीज कंटिंजेंसी हो गया, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट हो गया, और क्या हो सकता है बताइए रोहित? इकट्ठो है, बोलिए। अगर फर्म लॉस में चल रहा है तो कंटिन्यूअस लॉस, अगर फर्म लॉस में है, या कोई पार्टनर, अनसर्टेनिटी में क्या क्या आ जाएगा, कोई पार्टनर डेथ हो जाए वगैरह, ये सब आ जाएगा। अगर रेगुलर लॉस चल रहा हो, फर्म को बराबर लॉस हो रहा, तो ऐसी परिस्थिति में फर्म को चलाने से बेहतर है कि फर्म को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अच्छा, फर्म को जब हम बंद करेंगे तो वहां कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी बताइए? ABC तीनों मिलकर व्यापार चला रहा है, तीनों मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, अभी तीनों मिलकर व्यापार अगर चला रहा है तो क्या करेंगे बताइए? बोलिए सर, ये तीनों का पैसा वापस कर दिया जाएगा। क्या पूरा वापस होता है? जनरली फर्म का डिसोल्यूशन में ज्यादातर देखा गया है कि फर्म खराब परिस्थिति में ही बंद होता है। अच्छा चल रहा हो तो जनरली बंद नहीं होता है। ऐसे आप लिखे हैं कि म्यूचुअल कंसेंट आपसी सहमति से भी बंद हो जाता है, तो कभी कभी प्रॉफिट होने के बावजूद फर्म बंद करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब ज्यादातर यही होता है कि फर्म लॉस में चल रहा है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं। तो फर्म लॉस में होगा तो क्या पार्टनर को पूरा पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले नियम क्या है कि पहले जितना लायबिलिटीज है उसको पैसा दे दीजिए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और जो पैसा बचे तब पार्टनर को आपस में क्या करेंगे, उसको बांट लेंगे। समझ गए? तो इतना सारा कारण हो सकता है, और भी कुछ कारण थ्योरेटिकल तरीके से आप शामिल कर सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों में फर्म को बंद किया जा सकता है। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे यहाँ कहानी के तौर पे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि फर्म को चलाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यार आज देखिए तो कट तो नहीं रहा है। ABC, सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि ABC इज इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर। मान लीजिए इक्वल पार्टनर का मतलब क्या हो जाता है? रेशियो 1:1:1, ऐसा रेशियो है। मान लीजिए
फिर लिखा हुआ है कि ABC इक्वल पार्टनर है, लेकिन दे वांट टू डिसॉल्व देयर फर्म। ये लोग चाहता है कि हम लोग अपना फर्म को क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर आप तो क्वेश्चन लगता है खुद बना रहे हैं। हाँ जी, कल किसी कंपनी या फर्म में आप काम करने जाइएगा तो आपको क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा, वहां बना बनाया बुक का क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाइए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। ABC इज अ इक्वल पार्टनर, दे वांट टू डिसॉल्व देयर फर्म। ये लोग चाहता है कि हम लोग अपना फर्म को बंद करें। एंड देयर बैलेंस शीट आर एज फॉलो, एंड बैलेंस शीट आर एज फॉलो। इस तरह का बैलेंस शीट है पहले से। अब आप कहेंगे बैलेंस शीट कैसे? बैलेंस शीट के बारे में हम लोग सबको पता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज का जोड़ हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इधर आइए, होना चाहिए, इधर आइए। 0 रुपीज यहाँ लिखेंगे एसेट्स और यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज। अब ABC तीनों हैं, हम तीनों को इकट्ठा कर लिए। मान लीजिए हम वहाँ अकाउंटेंट हैं, हम तीनों को इकट्ठा कर लिए। भैया ABC तीनों आ जाओ। आया, हम तीनों से पूछे कि बताइए आपके फर्म में कितना कितना कैपिटल है। तो A कह रहा है कि मेरा जो पैसा लगा हुआ है फर्म में 1 लाख रुपया है, ठीक है। B को पूछे कि आपका कितना कैपिटल है, तो B कह रहा है कि हमारा भी फर्म में 2 लाख रुपया कैपिटल है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल पार्टनर है तो इक्वल ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग हो सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है ना कि दोस्त में तुम्हारा पैसा कम है मेरा ज्यादा है, फिर भी हम लोग तीनों मिल के काम कर रहे हैं, हिस्सा बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। आइए नंबर C, तीसरा जो कैपिटल C का है, इसका मान लीजिए यहाँ 1.5 लाख रुपया है। तीनों का कैपिटल हो गया। अब आप बताइए कि A अपने घर से लाया है 1 लाख, B कितना लाया 2 लाख, C कितना लाया 1.5 लाख, सब मिला के कितना हो गया 4.5 लाख। हम पूछे ये लोग से कि इतना ही पैसा है कि और कहीं से कुछ लाए हैं? बोला ना ना, हम लोग कहीं से और भी उधार भी लाए हैं। तो हम बोले कहाँ से लाए? बोला उधार 50,000 रुपए का माल लाए, दुकान में स्टॉक खरीद के लाए। कितने रुपए का? 50,000 का, जो उधारी है, जिसको हम क्रेडिटर करके डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए सुमित, इधर उधर दिमाग लगाइएगा, मोबाइल रख दीजिए उधर साइड में। हाँ, बैंक लोन, ये लोग बैंक से लोन भी लिया है 1 लाख रुपया, ठीक है जी। मान लीजिए यहां तक एक बैलेंस शीट है। तो एक तरह से फर्म में कितना पैसा कुल मिलाकर के आ गया? बोलिए तो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 लाख रुपया आ गया। फर्म में 6 लाख रुपया ये लोग इन्वेस्ट किया तीनों मिलके, जिसमें से कुछ अपना पैसा भी था, कुछ बाहर से उधार भी लिया हुआ। अपना पैसा ये लोग का 4.5 लाख था, बाहर से उधार लिया हुआ कितना था? 1.5 लाख, ठीक है यहां तक। अब आप इससे पूछिए कि इतना पैसा फर्म में जो लाए हो कहां कहां रखे हो? तो ये लोग कह रहा है कि कैश इन हैंड, हाथ में कैश हम लोगों का 20,000 है। क्या बोल रहा है कि दुकान में कितना कैश है मौजूद? 20,000। हम बोले चलो ठीक। हम बोले और? बोला स्टॉक बाजार से जो हम लोग माल लाए 1 लाख रुपए का माल है हमारे पास। हम बोले चलो ये भी सही है, 1 लाख रुपए का माल दुकान में ऑलरेडी है, जिसको हम स्टॉक कहते हैं। हम बोले और क्या है? तो बोला सर हम लोग का डेटर मैंने उधार भी बेचा है। ये 1.5 लाख रुपए का माल कैसे बेचा है? उधारी भी बेचा है, ठीक है। और हम बोले और क्या है भाई? सुनिए, तो बोल रहा है कि 1,30,000 रुपए का हमारे पास क्या है? मशीन है। 1, 2, 3, 4 लाख हो गया। लाया कितना? 6। हम बोले और 2 लाख और? तो बोल रहा है कि हम लोग का दुकान एक खरीद लिए हैं आपस में, 2 लाख रुपए में दुकान खरीद लिए। तो 4, 2, 6, हम एकदम इन्वेस्टमेंट ये लोग पक्का से बता दिया कि इतना इन्वेस्ट है। अब 6 लाख रुपया लाया है, 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इधर दिखा भी दिया एसेट्स। क्लियर? इतना समझ में आ गया? हम बोले कि इसी फर्म को बंद करना है। बोला हाँ इसी फर्म को बंद करना है सर, ये जो दुकान चल रहा है इसी को हम क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो हम बोले बंद करोगे तो क्या करोगे? बंद करने में 2 कंडीशन होगा। कंडीशन ये होगा कि सामान तुमको रखना है कि बाहर बेच देना है। बोला नहीं, इसको बेच के पैसा इकट्ठा करेंगे और जो भी हम लोग का कर्जा है पहले उसको दे देंगे, और कर्ज को देने के बाद जो पैसा बचेगा हम लोग आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। हम बोले यही सबसे अच्छा और सरल उपाय है। तो अब बताइए कि क्वेश्चन तो क्रिएट हो गया है, लगभग बैलेंस शीट बना, लेकिन क्वेश्चन अभी अधूरा है। पूरा कैसे होगा
और क्या करना होगा पूरा करने के लिए, जरा उसके बारे में भी हम चर्चा आपसे कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन कैसे पूरा होगा। हमने इन लोगों से कहा कि ऐसा करो, तुम अपना फर्म का एसेट्स, जो यहाँ बैलेंस शीट में जो भी चीजें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जो लिखा हुआ है, इन सारे वैल्यू को, इस सारा वैल्यू को हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। कौन सा वैल्यू कहते हैं? बुक वैल्यू। ठीक है। अब इन लोग को हम बोले कि देखो भाई, तुम भले ही अपना माल 1 लाख रुपए का लाया है दुकान में, अभी कोई दुकानदार इतना सामान रखे हुए है अपना दुकान में, अर्जेंट में अगर बेचना चाहे तो क्या उसको वो प्राइस मिलेगा? मिलेगा क्या? वो प्राइस उसको नहीं मिलेगा। आप कभी गौर करके देख लीजिएगा कि कोई भी दुकानदार अपने यहाँ जो भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, चाहे वो एसेट्स के रूप में, फिक्स एसेट्स के रूप में हो, करेंट एसेट्स के रूप में हो, अगर वो अर्जेंट बेचना चाहता है उसको, तो वो प्राइस नहीं मिलेगा। अभी नीचे मान लीजिए कोई कपड़ा दुकान है, वो अपना फर्नीचर निकाल के बाहर बेचना चाहेगा, जितना बनाया था मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। या कपड़ा ही बोलेगा ग्राहक को, क्या ही आइए जल्दी से ले लीजिए, तो ग्राहक कहेगा क्यों ले, अभी हमको जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या लगाता है? सेल जैसे, ले जाइए। ग्राहक को भी लगना चाहिए, अरे ये तो 500 का जैकेट 200 में मिल रहा है, तो जिसको नहीं भी लेना है, अभी जैसे गर्मी का दिन है, फिर भी आदमी कहेगा अरे 3 महीने के बाद तो ठंडा आ ही रहा है, 200 में मिल रहा है, ले लेते हैं, तो अब वो लगा देगा पैसा। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमने कहा एबीसी से कि ऐसा करो भाई, तुम लोग अपना स्टॉक को बेच दो बाजार में, कोई दुकानदार को दे दो, सेल लगा दो, जैसे भी करो, लेकिन बेचो। तो बोला कि मेरा माल तो दुकान में 1 लाख का है। बोले 1 लाख का है तो जब बेचना चाहते हो बेचो, पैसा तो लाना होगा ना। इस सब को बेच के क्या करना होगा? पैसा लाना होगा। तो ये लोग गया बेचने। एडिशनल इंफॉर्मेशन अलग से आपका बुक में लिखा रहेगा। दे रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, ऐसे लिखा हुआ है, दे रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। अब एसेट्स से क्या क्या रियलाइज हो रहा है? देखिए स्टॉक 1 लाख का है, जब बेचने के लिए बाजार में गया ना, तो जानते हैं इसको कितना मिला? 60,000। कितना मिला? 60,000। कम मिला। हम बोले 60,000 में बेच दिया। बोला हाँ सर, पूरा प्राइस तो अब कौन देगा? सबको पता चल गया कि दुकान बेचने वाला है, तो प्राइस नहीं मिलेगा आपको उतना। हम बोले चलो स्टॉक तो निपटा दिया तुम। कैसे ले गया? हम बोले स्टॉक को ले कैसे गया? दुकान से बाहर। बोला यहाँ नहीं बेचे सर, इसको दूसरे बाजार में ले आके दूसरे दुकानदार को दे दिया। हम कैसे ले गया? बोला ऑटो से ले गया। हमने ऑटो का भाड़ा, बोला ऑटो का भाड़ा लगा है 500। हम बोले ठीक है, वो भी लिखाना, जो भाड़ा लगा है वो भी तो लिखाएगा ना यहाँ खर्चा में। चलो आ जाओ इधर। डेटर्स। अब डेटर्स किसको बोलते हैं? जो ये दुकान बेचा है जिसको उधार। अब ये लोग जहां जहां उधार बेचा है उससे गया पैसा मांगने कि भाई साहब हम लोग का दुकान लॉस में है, आपको 1.5 लाख का माल बेचे हैं। किसी एक आदमी को तो बेचा नहीं था, सन्नी डेटर है, अलग अलग डेटर है, कोई पैसा दिया, कोई नहीं दिया, कोई कम दिया, है ना। ऐसे कर करके डेटर से ये लोग ज्यादा पैसा रियलाइज नहीं किया। यहाँ लिख रहे हैं हम डेटर, देखिए तो बोर्ड में कट तो नहीं रहा ना जी। डेटर से 1,50,000 के जगह में मात्र कितना रियलाइज हुआ? 1 लाख। 1 लाख। 1.5 लाख का जो उधारी बेचा था कितना रियलाइज हुआ? 1 ही लाख रुपया आया। चलो उधर भी 50,000 घाटा हो गया। मशीन जो 1,30,000 रुपए का फर्म में लगा हुआ था, उस मशीन को जब ये लोग बेचने के लिए गया तो यहाँ इसको मात्र 50,000 रुपया मिला इस मशीन पे। मशीन से कितना मिला? 50,000। ये देखिए यहाँ मशीन लिख दिए हैं, आप समझिएगा इसको। मशीन से 50,000 रुपया मिला। 50,000 रुपया मशीन से मिला। बिल्डिंग जो 2 लाख रुपए का था, यहाँ इन लोग को कुछ पैसा ज्यादा मिल गया। देखिए यहाँ बिल्डिंग का वैल्यू जो था ई मार्केट में इसको थोड़ा ज्यादा मिल गया, इसको 2,20,000 रुपया मिल गया। बिल्डिंग से ज्यादा नहीं मिला, 2,20,000। 2 लाख का बिल्डिंग कितना मिला? 2,20,000। अच्छा आपको क्या लगता है खाली एसेट्स बेचेगा? जब इतना पता चला लोगों को कि दुकान बंद कर रहा है, तो जहां से लोग उधार लाया था ना, वो लोग भी पहुंच गया इसका दुकान। कौन पहुंच गया? देखें क्रेडिटर ही पहुंच गया। ये बोला भैया सुन रहे हैं कि आप लोग दुकान बंद कर रहे हैं। बोला हाँ दुकान तो बंद कर रहे हैं। बोला हम लोग का उधारी जो लिए हैं दीजिए कम से कम, है ना, क्योंकि आप तो दीजिएगा नहीं, आप तो जा रहे हैं आप। तो क्रेडिटर जो है वो इन लोगों के दरवाजे तक पहुंच गया और क्रेडिटर पैसा मांगने लगा। तो इन लोग को क्रेडिटर के सामने रोने गाने लगा। तो क्रेडिटर बोला कि ठीक है, क्रेडिटर अलाउ 20% डिस्काउंट। क्रेडिटर कितना डिस्काउंट दिया इसको? 20%। 50,000 रुपया क्रेडिटर मांग रहा था, बोला जाओ 20% कम देना, लेकिन पैसा दो। मान गया, है ना। कुछ फायदा हुआ? 10,000 का फायदा हुआ नहीं,
50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। 10,000 बचा ही लोग का। बैंक को भी लोग बोलने के लिए गया कि बैंक महोदय, मैनेजर को, कि हम लोग दुकान बंद कर रहे हैं, आपका लोन जो है वो कुछ हम लोग को माफ कर दीजिए। बोला कुछ माफ नहीं होगा, ये आपको बैंक का सब पैसा लेगा। ज्यादा से ज्यादा ये हम कर सकते हैं कि कुछ इधर उधर का एप्लीकेशन वगैरह में से आप दीजिए, ऐसे क्या क्राइटेरिया है, तो हम आपका इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा माफ करवा सकते हैं, लेकिन जो बैंक से आप प्रिंसिपल अमाउंट लिए हैं वो तो आपको देना पड़ेगा। तो बैंक फुल पेड, बैंक को ये लोग क्या किया? बैंक लोन फुल पेड, यहां लिख दे रहे हैं फुल पेड, बैंक को पूरा पेड किया है। और अभी बीच में आपको बताया थे कि फर्म को बंद करने में डिसोल्यूशन एक्सपेंस, फर्म को बंद करने का खर्चा, ऑटो किराया कितना लगा था? खाली ऑटो किराया नहीं है, इसमें हम लोग का भी खर्चा है। जैसे हम अकाउंटेंट हैं, हम इसका बंद कर रहे हैं तो हम भी तो कुछ लेंगे, वो 500 रुपये में मेरा भी आ रहा है, ठीक है ना। यानी ओवरऑल खर्चा 500 रुपया दुकान को बंद करने में भी लग रहा है। इतना बात समझ गए। अब आपको यहाँ बोला जाएगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। एक क्वेश्चन बना है, इतना क्वेश्चन बना हुआ रहेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आप चाहें तो क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बना हुआ रहेगा बुक में, आपको प्रैक्टिकल शुरू करना है। अब हम लोग सम बनाएंगे, तो सम बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाएंगे बोलिए? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में कहते हैं वसूली खाता। वसूली खाता का मतलब होता है कि ये लोग फर्म से पैसा वसूल करेगा। कैसे वसूल करेगा और क्या वसूल करेगा वो आपको यहां समझाएंगे कि वसूली खाते में इन लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। चलिए, आपको यहां अभी हम सिखाए थे कि यहां जो बैलेंस शीट में जो बातें लिखी गई हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो भी बात लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर जो भी बात लिखा हुआ है, इसको कौन सा वैल्यू करने के लिए, बोलने के लिए सिखाए थे आपको? बुक वैल्यू। और जो यहां लिखा हुआ है यहां, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। अच्छा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को डिफर करिएगा तो क्या डिफरेंस आएगा? बोलिए सर, कभी बुक वैल्यू ज्यादा होगा, कभी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा। अगर बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गया तो लॉस होगा, अब बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट होगा। अब हम जो मोबाइल लिए थे 10,000 में, तो बुक वैल्यू 10,000, आज बेचने जा रहे हैं तो 2,000 मिल रहा है, ये कौन सा वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। मेरा जमीन 1 लाख रुपए तक का था, बुक वैल्यू, आज बेच रहे हैं तो 1.5 लाख मिल रहा है, तो 50,000 क्या हो गया? फायदा हो गया। तो कभी बुक वैल्यू बढ़ जाता है, कभी बुक वैल्यू घट जाता है। बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, घटेगा तो लॉस होगा। तो उसी प्रॉफिट और लॉस को हम लोग मेजर कर पाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट जनरली रटाया जाता है बच्चों को। हम यहाँ आपको रटा नहीं रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक से आपको ध्यान रखना है और इसको बनाना है। इस साइड में डेबिट लिख लीजिएगा और इस साइड में क्रेडिट लिख लीजिएगा। यहाँ एसेट्स का बुक वैल्यू लिखिएगा और यहाँ एसेट्स का मार्केट वैल्यू लिख लीजिएगा। यहाँ लायबिलिटीज का बुक वैल्यू लिखेंगे और यहाँ लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू लिखेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि स्टॉक हमारे लिए क्या है, बोलिए एसेट्स। अभी आपको सिखा चुके हैं कि स्टॉक का जो यहाँ पर एंट्री है वो कौन सा वैल्यू है? बुक वैल्यू। तो स्टॉक एसेट्स है, बुक वैल्यू इधर अगर हम लिख दे ऐसे स्टॉक, और स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ लिख दिए। अब बताइए कि इस स्टॉक को अगर हम बाजार में बेचेंगे तो इसको लिखेंगे बाई एसेट रियलाइज्ड और यहाँ बैंक अकाउंट लिख दीजिएगा इससे, बैंक। अब बताइए स्टॉक को कितना में बेचा गया? 60,000 में। अगर हम इसको यहाँ ना लिख करके डायरेक्टली हम यहीं लिख दे रहे हैं 60,000, अब आपको बताइए परिस्थिति क्या नजर आ रहा है? बोलिए, परिस्थिति यही नजर आ रहा है कि 40,000 नुकसान है ना जी। 1 लाख का माल कितने में बिका? 60,000 में। तो नुकसान वाला कैसे दिखाएंगे फिगर? ऐसे। बोलिए सर 1 लाख इधर लिख लीजिए, 1 लाख यहाँ लिखिए, यहाँ घटाइए 40,000, इसको बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस। इसको क्या बोलेंगे? लेकिन एक तो एसेट्स है नहीं कि एगो दिखा करके मेरा काम हो जाएगा, अभी और है ना। आपको हम ये दिखाएं कि लॉस आएगा तो बैलेंस इधर आएगा, प्रॉफिट आएगा तो बैलेंस इधर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको आगे करते हैं। अभी इसको खाली यही थोड़ी है, यहाँ है बहुत सारा चीज। आइए दूसरा नंबर, हमेशा क्वेश्चन जब बनाइएगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पे उंगली पहले रखिएगा, इधर बाद में जाएंगे, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए इधर, डेटर का स्टॉक का बात कर लिए, अब आ रहे हैं डेटर में। डेटर कितना है? 1 लाख। तो डेटर का बुक वैल्यू निकालो पहले, बुक वैल्यू कितना है? 1.5 लाख। और डेटर हमारी क्या है? एसेट्स है, बुक वैल्यू लिख लो ऐसे।
डेटर का बुक वैल्यू कितना है जी? डेटर का बुक वैल्यू 1.5 लाख। और डेटर से जब हम लोग पैसा वसूलने के लिए गए बाजार में कि भैया डेटर का पैसा उधारी दे दो, कितना डेटर से आ रहा है? 1 लाख। तो यहाँ लिखिए ऐसे, 1 लाख रुपया डेटर से आपका रियलाइज हुआ। कितना रियलाइज हुआ? 1 लाख। ठीक है, आ जाइए। इसके बाद क्या है? मशीन। मशीन का बुक वैल्यू बताइए। देखिए मशीन का बुक वैल्यू कितना है? मशीन का बुक वैल्यू है 1,30,000 और मशीन से कितना आ रहा है बच्चा? 50,000 रुपया मशीन से आपको रियलाइज हो रहा है। आप चाहें तो इस सारा अमाउंट को एक जगह अंदर में भी लिख सकते हैं, वही लिखना ज्यादा उचित रहता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं सब बाहर है, इसको अंदर ही कर दे रहे हैं जी। स्टॉक के बाद क्या था जी? डेटर। और डेटर के बाद क्या था? मशीन। अब क्यों अंदर लिखा जाता है इसका भाई एक रीजन बता देंगे अभी आपको। 60,000 यहाँ लिखिए, 1 लाख यहाँ लिख लीजिए और 50,000 यहाँ लिखिए। जो भी बाहरी लोगों को आप बेचेंगे उस अमाउंट को अंदर लिखिए, सब जोड़ के एक ही बार बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए मशीन तक तो हो गया, बिल्डिंग को भी बेचा गया। बिल्डिंग कितना में बेचा गया बोलिए? बिल्डिंग का बुक वैल्यू पहले बताइए। 2 लाख। और जब बेचा गया तो बुक वैल्यू कितना मिला बिल्डिंग का? 2,20,000 मिला। चलिए यहाँ तक हो गया। ये तो बात एसेट्स का किया, अब लायबिलिटीज का शुरू हो रहा है। और लायबिलिटीज का बुक वैल्यू क्रेडिटर है कितना? 50 क्रेडिटर। लायबिलिटीज का बुक वैल्यू हमको इस साइड लिखना है, अब मार्केट वैल्यू इस साइड लिखना है। चलिए इधर आइए, बाई क्रेडिटर बुक वैल्यू कितना है जरा देख के बताइए। तो बुक वैल्यू 50,000 यहाँ लिखिए ऐसे 50,000। और क्रेडिटर का मार्केट वैल्यू इधर लिखिए, ब्रैकेट में कैश लिख दीजिएगा क्योंकि पेमेंट हम कैसे करेंगे? कैश। तो कितना पेमेंट कर रहे हैं? 20% डिस्काउंट के बाद 40,000 ना, तो 40,000 लिख दीजिए। अब बता दीजिए क्या है? बैंक लोन। बैंक लोन कितना है बोलिए? बैंक लोन है आपका बुक वैल्यू 1 लाख। तो यहाँ 1 लाख रुपया बैंक लोन लिख लीजिए। लेकिन आप लोन जो पेड कर रहे हैं ये भी कैश से पेड कर रहे हैं, पूरा का पूरा 1 लाख, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं। यहाँ मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू बराबर बराबर हो गया ना, कहीं कम था कहीं ज्यादा था, जहां बराबर हो गया कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। अब आ जाइए डिसलोशन एक्सपेंसेस। अब आप कहिएगा सर एक्सपेंस तो आप लिखे हैं लेकिन यहाँ तो खाली आप एसेट्स और लायबिलिटीज का बात कर रहे हैं। ये एक्सपेंस मेरे लिए क्या हो सकता है? अगर एक्सपेंस इनकम और एक्सपेंडिचर की बात नहीं करें तो बोलिए ये एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? देना है कि लेना है? देना है। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? लायबिलिटीज के जैसा, है ना। और इस एक्सपेंसेस का बुक वैल्यू तो कहीं यहाँ लिखा हुआ है नहीं, तो लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू सिर्फ एक साइड लिखना है। इधर आ जाइए, एक्सपेंस ऐसे लिखिए और कैश लिखिए और यहाँ पर 500 रुपया लिख दीजिए, सिर्फ एक साइड। क्यों एक साइड लिखें? लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू सिर्फ लिख रहे हैं, बुक वैल्यू इसका नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। हो गया। अब बताइए किधर ज्यादा लग रहा है? सर ये तो होगा ना, क्वेश्चन था उसमें कोई सा बुक वैल्यू नहीं लिखा। हाँ पर्सनल एक्सपेंस में तो वो चीज को मेरा इधर ही बस सिर्फ बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू ऐसे। और नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पढ़ाया हुआ है, आप देखिएगा वहां आपको एक फॉर्मेट रटाया जाता है। गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन हम बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम इसको रटो मत, इसको बनाओ और इस तरीके से बनाओ। आ गए क्या? आइए 10 मिनट बाद। हाँ क्यों नहीं लिखे? अभी बता रहे हैं इसको अंदर क्यों लिखे, इसको अंदर क्यों लिखे ये बता दे रहे हैं, आगे आगे पता चलेगा। सब तो हम ऐसा ही लिखे, 0 0 0 4 जीरो है ना, यहाँ 6 5 11 2 13 3 8 में 1 2 1 3 1 4 4,30,000। यानी टोटल एसेट से जो रियलाइज्ड पैसा हुआ वो 4,30,000 हुआ, क्योंकि इस अमाउंट को हमको बैंक अकाउंट में ले जाना है, इसीलिए एक्यूमुलेट कर दिया है एक जगह। समझ गए? ये क्योंकि ये पैसा एक जगह फर्म में आया और ये पैसा फर्म से गया है, अलग अलग लोगों के पास गया है, क्रेडिटर के पास गया है, बैंक लोन के पास गया है, इसीलिए एक्यूमुलेट करके एक जगह नहीं लिखा गया। अब आइए इधर का जोड़ लीजिए, पहले 0 0, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में 5, चौथा लाइन में 0, पांचवा 5 3 8 8 4 12 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 2 6 और 1 7 7,20,500 7,20,500। इधर आइए
0 0 यहाँ 5 लिखिए, चौथा लाइन में आइए 0 लिखिए, 5 3 8 8 8 5 3 8 4 12 2 हाथ में 1 1 1 2 4 6 और 1 7, 1,40,500, 1,40,500। ठीक है, ये क्या हो गया? लॉस हो गया। इधर बोलेंगे लॉस, इसको बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो लिखते थे रीवैल्यूएशन लॉस, आज रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब इस लॉस को जो रेशियो रहेगा उस रेशियो में बांट लीजिए। हाँ, कुछ भी 1:1:1 है तो 1,40,500 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको, राउंड फिगर में आएगा। कितना आ रहा है जी, देखिए तो जरा, 1,40,500 डिवाइडेड बाई 3, नहीं 46,833, 46,833, बी का 46,833, सी का 46,834। एक आदमी को 1 रुपये ज्यादा दे देना। ठीक है ना, यहां तक आ गया समझ में? लॉस भी ये लोग क्या किया, आपस में बांट लिया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एकदम शुरू से सिखाते आए हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं जी, बोलिए, क्यों बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? हर एक पार्टनर का कैपिटल जानने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल जानने के लिए, हर एक पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल क्या करने के लिए, जानने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ए, बी और ई वाला हो गया आपका सी। ए, बी और सी कट तो नहीं रहा है ना जी? नहीं कट रहा। इधर आइए, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां भी लिखेंगे पार्टिकुलर्स। ध्यान से देखिए, वीडियो अगर आपको जल्दबाजी में देखना है तो फिर उसका स्पीड बढ़ाइए 1.51, कितना है, 2x भी करके देख सकते हैं। हाँ, जैसे देखना है, कैपिटल बढ़ेगा तो ऐसे और घटेगा तो ऐसे। समझाने में तो थोड़ा ऐसे टाइम लगता है, बच्चों के अंदर आज पेशेंस नहीं है। जो भी वीडियो, मेरे अंदर भी नहीं है, जब दूसरा का वीडियो देखते हैं तो फिर थोड़ा बढ़ाते हैं उसको। लेकिन हम लोग को लगता है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इसलिए धीरे धीरे कई बार बात को रिपीट करना पड़ता है। बाय बैलेंस बीडी, बताइए, पार्टनर्स कैपिटल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि पता चले कि कौन सा पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल फर्म में लॉस या प्रॉफिट होने के बाद आज क्या है, इसीलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ए, बी, सी का कैपिटल क्या था। तो ए का था 1 लाख, पहले से 1 लाख था, इसका कितना था 2, और इसका कितना था। फर्म में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस होने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा तो इधर लिखेंगे, बढ़ेगा तो उस साइड लिखेंगे। इधर आइए, 46,833, 46,833, 46,834। इधर आ जाइए, 1 लाख रुपया यहां लिख लीजिए, 2 लाख और यहाँ 1.5 लाख। क्लोजिंग कैपिटल जानने के लिए आपको 1 लाख में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस, यहाँ 2 लाख लिख के माइनस करेंगे, यहाँ 1.5 लाख लिख करके माइनस करेंगे। 4 6 10 0 हाथ में 1, 3 1 4 6 10 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 0 हाथ में 1, 6 1 7 8 15 5 हाथ में 1। गलती कर रहे हैं क्या जी? 4 6 10 0 हाथ में 1, 3 1 4 6 10 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 0 हाथ में 1, 6 1 7 3 10 0 हाथ में 1, 4 1 5 1, 1,03,166, 3 7 10 0 हाथ में 1, 3 1 4 4 6 10 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 0 हाथ में 1, 6 1 7 3 10 0 हाथ में 1, 4 1 5 और 15 20, 3 1 3 7 10 0 हाथ में 1, 3 1 4 6 10 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 0 हाथ में 1, 6 1 7 3 10 0 हाथ में 1, 4 1 5 और 5 10, 53,167। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे रोहित, क्या लिखना चाहिए? नहीं, अब नहीं सीडी लिखना है। सीडी कब लिखते थे, जब फर्म को आगे बढ़ाना रहता था, बीडी करना है तब। अब हम यहाँ लिखेंगे कि कौन से पार्टनर को कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ टू कैश लिखिए, पैसा दीजिए और हमेशा के लिए फर्म को बंद। अब सीडी बीडी नहीं, सीडी तभी लिखना है जब आगे बीडी करेंगे। कौन से पार्टनर को फर्म बंद होने के बाद कितना पैसा मिलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल से पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में बनाएंगे बैंक अकाउंट। 1 नंबर में बनाए रियलाइजेशन अकाउंट,
2 नंबर में हम लोग बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 3 नंबर में अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। कैश रहेगा तो कैश बनाएंगे, बैंक रहेगा तो बैंक बनाएंगे। देखिए तो कट रहा है क्या? हैं? कट रहा है? कितना कट रहा है? यहाँ ये आ रहा है? नहीं आ रहा है? यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है? यही नहीं, इरेज की पर बैंक अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट यहीं पर कैश अकाउंट बनाते हैं, बन जाएगा। कैश अकाउंट बनाते हैं। देखिए कैश अकाउंट में क्या करना है, यहाँ पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख लीजिएगा, जगह कम है इसलिए हम कम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस साइड में डेबिट और इस साइड में क्रेडिट, माइनस होगा कैश बुक के जैसा, कैश बुक 11 में पढ़े थे ना, पैसा आएगा डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। इधर पॉजिटिव बैलेंस, उधर नेगेटिव। बताइए फर्म में पहले से कितना कैश है? टू बैलेंस बीडी, कितना कैश है? ये देखिए कैश कितना है, 20,000, यहाँ 20,000 लिख लीजिए। अब फर्म में जितना एसेट था, एसेट से रियलाइज कितना किए हैं बताइए? यही 4,30,000, यही लिखना है। अब 4,30,000 और 20,000 कितना हो गया? 4,50 हो गया। चलिए सबसे पहले पैसा किसको देंगे? बोलिए क्रेडिटर को। बाहरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पहले पैसा देंगे, क्रेडिटर को कितना दे रहे हैं? यहाँ देख के लिखिए कितना दे रहे हैं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में बनाया 40,000, 40,000 रुपया क्रेडिटर को दे रहे हैं। बैंक वाले लोन वाले भैया को कितना दे रहे हैं? पूरा 1 लाख, 1 लाख दे रहे हैं। एक्सपेंस जो भाड़ा वगैरह लगा उसमें कितना दे रहे हैं? 500। अब ए को मिलेगा 53,167, ए को, है ना, एज कैपिटल 53,167, है ना, यही है ना। फिर बी को कितना मिल रहा है? 1,53,167, यही है ना। कट रहा है क्या जी? 1,53,100 कट रहा है। अच्छा सी को कितना मिल रहा है? 1,03,000, नहीं 3,000 है, 3,166। कट गया क्या? हैं? नहीं कटा। 4,50,000 हो गया। इधर आइए, 7 7 14 6 20, हाथ में 2, 6 3 18 2 20, फिर हाथ में 2, 5 2 7 1 8 9 1 10 0 हाथ में 1, 3 3 9 1 10 0 हाथ में 1, 4 1 5 5 10 5 1 15 हाथ में 1, 3 1 4, 4,50,000 पूरी तरह हो गया खत्म। यानी सबसे पहले हम फर्म से पता किए कि क्या रियलाइजेशन प्रॉफिट है या लॉस है। 2 नंबर में हम पता किए कि कौन सा पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है, और 3 नंबर में जो सबसे लास्ट में बनाया है कैश या बैंक अकाउंट में, ताकि पता चले कि हम फर्म का हर एक अमाउंट को एक जगह इकट्ठा करके और एक एक करके सबको पेमेंट कर दो और हमेशा के लिए कहानी खत्म। लेकिन कहानी खत्म हुआ है फर्म का, आपका एज ए स्टूडेंट कहानी फिर शुरू होगा कि इसका जर्नल एंट्री भी लिखना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री बहुत आसान है। जर्नल एंट्री में मॉडर्न रूल आपको अपनाना है, मॉडर्न रूल आपको अपनाना है ना। और मॉडर्न रूल हम लोग क्या पढ़े थे बताइए? कि एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटीज जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। यहाँ पर एसेट्स भी डिक्रीज कर रहा है और लायबिलिटीज भी डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए फर्म क्या हो रहा है? बंद। एसेट्स भी जा रहा है और लायबिलिटीज भी जा रहा है। अब आ नहीं रहा है, अब क्या हो रहा है? जा रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत जर्नल एंट्री इधर से करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट DR, 2 स्टॉक, 2 डेटर्स, 2 मशीन, 2 बिल्डिंग। और फिर इधर क्रेडिटर अकाउंट DR, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, 2 रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको करना है। और फिर तीसरा एंट्री करेंगे कैश टू रियलाइजेशन। ये जो एसेट रियलाइज कर रहे हैं इसको क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। और फिर इसका रियलाइजेशन जो लॉस हुआ है इसके लिए कैपिटल, इसमें कैपिटल बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। लॉस नहीं लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट लिख लीजिए। हाँ उसमें दिखा दीजिए
है ना। इधर आइए, इधर आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन में दिखाइएगा क्रेडिटर को पेड कर रहे हैं। रियलाइजेशन टू कैश, नरेशन में दिखाइएगा लोन पेड कर रहे हैं। रियलाइजेशन टू कैश, नरेशन में दिखाइएगा कि डिलूशन एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में सब पार्टनर को पैसा दीजिए, उसका एंट्री करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, हमेशा के लिए दुकान बंद। जर्नल एंट्री भी खत्म और बेसिक कॉन्सेप्ट डिजिलेशन का भी खत्म। बोलिए समझ में आया? अभी वीडियो बन गया है, जो बच्चा आज क्लास एब्सेंट है एक बार नहीं 2 बार जैसे देखना है वैसे देखे। चलिए आज के लिए तो इतना ही।